हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लगभग आपके 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ये क्लास पूरी देखेगा, बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में जो पेपरों में प्रीवियस ईयर के आर्मी या बात कर लेते कम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो मैंने इंक्लूड किए, जो कि इंडियन आर्मी और SSGD के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो रक्त के लाल रंग की बात करें तो हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक होता है उसके कारण आपको पता होगा रक्त का रंग लाल होता है। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन में मुख्य अंश कौन सा पाया जाता है, तो आप याद रखेगा लोहा होता है। मुख्य अंश की बात करें धातु कौन सी पाई जाती है हीमोग्लोबिन में, तब आपको लोहा करना है। अब बात कर लेते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूध के सफेद रंग की बात करें तो वो कैसिन के कारण होता है, और पत्तियों का हरा रंग आपको पता होगा क्लोरोफिल के कारण होता है, और पत्तियों का पीला रंग तथा गाय का जो घी होता है उसका पीला रंग आपको पता होगा कैरोटीन के कारण होता है। सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, यानी हम बात कर लेते हैं लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, हिंदी में कहे तो इसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और यदि मैं अंग्रेजी में बात करूं तो रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। यह बात कर लेते हैं, कर्पलस भी लिखा आ सकता है कई बार, तो ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है जो प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बिंबाणु कहते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है। कई बार पेपरों में पूछा गया तो उसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकेसाइट, यानी आपको कह दे बिंबाणु या कह दे प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपको करना है ल्यूकेसाइट। और ऐसा ही नाम आपको एक ध्यान और रखना है। यदि मैं बात करूं प्लेसेंटा, जो कि आपको पता है मादा में जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने की बात करें तो वो प्लेसेंटा करता है। कई बार पेपर में पूछा गया, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी के कब्रिस्तान की बात करें तो वो कहा जाता है पलिया को। पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला बात कर लेते हैं, रक्त का थक्का होता है वो जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन की बात करें तो विटामिन के होता है, और फाइब्रिनोजेन भी होता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में पूछा गया। अगला बात कर लेते हैं हीमोफीलिया रोग के बारे में। यहां से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार कहता है हीमोफीलिया रोग बात कर लेते हैं तो ये एक आनुवंशिकी रोग है। और इस रोग में क्या होता है ये खास तौर से ध्यान रखना है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी ये रोग होने के कारण कोई भी हमारे चोट लगती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, आपको ध्यान रखना है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है रोग किसे कहा जाता है, तब भी आपको ध्यान रखना है साई रोग किसे कहा जाता है। हीमोफीलिया नामक जो रोग होता है उसे साई रोग भी कहा जाता है। अगला बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम बताओ। तो डब्ल्यूबीसी के पूरे नाम की बात करें तो आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल या कह सकते हैं कर्पलस, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपरों में पूछा गया। अगला है रक्त प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, जिसे हम प्लाविक भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा पदार्थ की 5 व्यवस्था का नाम भी प्लाज्मा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रक्त प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का जो पीले रंग का तरल भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त प्लाज्मा कहते हैं। और कुल रक्त में लगभग अब बात कर लेते हैं 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है एनीमिया है, उसमें आपको पता है किसकी कमी से होता है, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आपको पता है एनीमिया रोग होता है, जो कि हम कहते हैं रक्त अल्पता रोग हो जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को। एक हम बात कर लेते हैं, एक शब्द आता है कई बार, कहता है रक्त सीरम किसे कहते हैं। रक्त सीरम की बात करें तो रक्त में जो थक्का जमने वाले कारकों को निकाल दिया जाए, जैसे फाइब्रिनोजेन होता है, विटामिन के होता है, उनको निकाल दिया जाए तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, रक्त सीरम कहलाता है। यह सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह हमारा एक क्वेश्चन था, उसके बारे में सारी डिस्कस हमने पूरी की है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। दालों में सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो आपको पता होगा प्रोटीन पाया जाता है। दालों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत की बात करें तो प्रमुख स्रोत कौन होता है, दाल होता है, जिसमें सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, यदि ज्यादातर अंकुरित दाल होती है उनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की, अब बात कर लेते हैं मांसाहारी स्रोत की बात करें तो मांस
मछली और अंडा होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत की बात करें तब आपको चावल करना है। मक्का भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला बात कर लेते हैं, ग्लूकोज का सूत्र याद रखिएगा C6H12O6 होता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। और ग्लूकोज एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज हमें क्या करता है? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन होता है? तो वो होता है ग्लूकोज। अगला बात कर लेते हैं, शर्करा यानी चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है, कई बार पेपर में पूछा गया, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में व्याख्या भी मैंने बता दी है। अब बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? मछली का श्वसन अंग है। मछली के श्वसन अंग की बात करें तो आप सबको पता होगा गलफड़े, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो गिल्स कहते हैं, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लेना है। या हम कह सकते हैं कलोम। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मछली में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो होता है कलोम कह दो, गलफड़े कह दो या गिल कह दो। अब बात कर लेते हैं मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तब आपको करना है 2। और मनुष्य के हृदय में कोष्ठ की बात करें तो आपको पता है, चेंबर की बात करें तो कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंढक के हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये भी पेपर में आ चुका है। अगला बात कर लेते हैं फिशिकल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से संबंधित है। सारे क्वेश्चन पेपरों में पीछे पूछे गए, तो सभी विद्यार्थी साथ साथ नोट करते रहेगा। बड़ी शानदार आज का सेशन होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जो भी व्याख्या मैंने लिख रखी है सारे के सारे पेपरों में पूछे गए। अगला है, विश्व में सफेद क्रांति का जनक कौन है? विश्व में सफेद क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन है। अब बात कर लेते हैं, सफेद क्रांति का संबंध मुख्यतः बात करें तो दूध उत्पादन से, ज्यादातर बात करें तो दूध उत्पादन से, और साथ में अंडा उत्पादन से संबंधित भी है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कर लेना है। और लाल क्रांति की बात करें तो वो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले बात तो मैंने इनके जनक की बात कर ली, कई बार पेपर में पूछा गया। अगला बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां है? तो वो है करनाल, हरियाणा में। कहां है? करनाल, हरियाणा में, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, क्योंकि यहां थोड़ी सी चावल की बात आ गई इसलिए मैं बता देता हूं। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, वो कटक ओडिशा में है। अब बात कर लेते हैं हरित क्रांति के बारे में, क्योंकि पहले बात तो कर लेते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है, तब आपको करना है चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल की बात करें तो वो गेहूं होती है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और गन्ने का उत्पादन भी आपको पता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अगला है हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का संबंध हम बात कर लेते हैं खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, यानी खाद्य पदार्थों की जो खाद्यान्न होता है, आपको पता है अनाज होता है, उसकी वृद्धि के लिए यह क्रांति शुरू की गई थी। अब बात कर लेते हैं भारत में हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही, तो आपको पता होगा गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही। अगला बात कर लेते हैं हरित क्रांति के जनक के बारे में। डायरेक्ट आपको कहे जनक कौन है, या विश्व स्तर पे बात करें तो आपको पता होगा नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में बात करें सफेद, यानी हम बात कर लेते हैं सॉरी हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वो कौन है? MS स्वामीनाथन है। अगला बात कर लेते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, मैंने अभी बताया था चावल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? E बराबर MC², जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, जिसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कौन सा है, तो आपको पता होगा E बराबर MC²। ये समीकरण किसने दी थी? ये दी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। या कहे सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तब भी आपको अल्बर्ट आइंस्टीन करना है। एक क्वेश्चन बनता है पदार्थ की 5वीं अवस्था, आपको पता होगा बोस आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर ही रखा गया था। तो 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम शॉर्ट में BEC कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और चौथी अवस्था की बात करें तो वो प्लाज्मा होती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ब्राउनी गति किस में होती है, तो ब्राउनी गति की बात कर लेते हैं कोलाइडी कणों में होते हैं। कोलाइड के जो कण होते हैं उनमें आपको पता है ब्राउनी गति होती है। जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, ओजोन परत का नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत की बात करें तो आपको पता होगा नुकसान कौन पहुंचाती है, CFC, यानी जिसका फुल फॉर्म बात कर लेते हैं, कई बार पेपर में आ चुका है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, उसमें छेद कर देती है। अब बात कर लेते हैं ओजोन परत है सूर्य से आने वाली जो खतरनाक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, उससे हमारे शरीर की रक्षा करती है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। अगला बात कर लेते हैं ओजोन का सूत्र, कई बार आ चुका है, O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। और कई बार क्वेश्चन देता है ओजोन कैसा अणु है, तो आप ध्यान रखिएगा त्रिपरमाणविक अणु है ओजोन। अब बात कर लेते हैं पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है, तो वो ओजोन करता है, मैंने अभी बताया। अगला है रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रीज कहते हैं, में गैस भरी जाती है, हम बात कर लेते हैं फ्रीओन भरी जाती है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अगला है एसी का पूरा नाम क्या है। एसी यदि हम बात करें एयर कंडीशनर भी होता है, आपको पता होगा यदि एसी की बात करें। अब बात कर लेते हैं एक एसी धारा भी होती है, एसी धारा की बात कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी हम बात कर लेते हैं जिसमें धारा बदल बदल के आती है, प्लस माइनस परिवर्तित होते रहते हैं, उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और डीसी की बात कर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी दिष्ट धारा कहते हैं, और इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती कहते हैं एसी को, और डीसी को क्या कहते हैं, डिष्ट धारा कहते हैं। और बैटरी होती है आपको पता है, या सेल की बात करें तो वो आपको पता होगा डीसी धारा देता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, बड़े शानदार क्वेश्चन दे रखा है। श्रवण की शुद्धता इकाई है, श्रवण के शुद्धता की इकाई बात कर लेते हैं। श्रवण की शुद्धता किस में मापी जाती है, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो वो कैरेट में मापी जाती है। और सर्वाधिक तन्य धातु की बात करें तो वो भी सोना है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और एकमात्र हम बात कर लेते हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो आपको पता होना चाहिए स्वर्ण यानी सोना होता है। इसका प्रतीक बात कर लेते हैं तो यही होता है, प्रतीक भी ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो कई बार आ चुका है 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए सोने में क्या मिलाते हैं, तांबा जैसी धातु मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं, और कई बार आपको पता है सिल्वर चांदी भी मिलाते हैं। तो ज्यादातर आपको पता होगा सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। अगला आभूषण बनाने का सोना कितने कैरेट का होता है, तो वो होता है 22 कैरेट का, और 2 कैरेट उसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, क्योंकि सोना आपको पता है बहुत नरम होता है, इस कारण उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, उसमें तांबा मिलाकर उसको थोड़ा कठोर किया जाता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो एलिसा टेस्ट है, एलिसा टेस्ट की बात करें उसका संबंध किससे है, तो एलिसा टेस्ट की बात करें तो वो एड्स रोग से संबंधित है। यदि एक हम बात कर लेते हैं जांच की जाती है, या कह सकते हैं टेस्ट किया जाता है। पहली बात कर लेते हैं एड्स का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, कई बार पेपर में आ चुका है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अगला बात कर लेते हैं एड्स आपको पता है एक वायरस जनित रोग है। और यदि हम बात करें कोविड-19 के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कोविड-19 कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी एक वायरस जनित बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से फैलती है। अब बात कर लेते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं HIV का फुल फॉर्म, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। अब 1-2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। H1N1 क्या है, जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएगा H1N1 क्या है, तो ये एक तरह की स्वाइन फ्लू है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। ये क्या होती है, स्वाइन फ्लू होती है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी डाटा नोट कीजिएगा। क्या दे रखा है, कॉफी के मुख्य उत्तेजक पदार्थ होता है, चाय और कॉफी में मुख्य उत्तेजक पदार्थ की बात करें तो वो कैफीन पाया जाता है, सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और यदि तंबाकू में बात करें तो आपको पता होगा निकोटीन पाया जाता है, ये भी सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। अगला है विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की बात करें तो ब्राजील, आपको पता है ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन बनता है विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादन देश की बात करें तो चीन करना है, ध्यान रखिएगा उत्पादन की बात करें तब तो आपको चीन करना है। और विश्व में चाय का सर्वाधिक निर्यातक देश की बात करें, यदि चाय के निर्यातक की बात करें तो वो श्रीलंका है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, नोट कीजिएगा, स्टार लगाइएगा। यदि निर्यातक देश की बात करें तब तो आपको श्रीलंका करना है, और श्रीलंका का पूर्व में नाम क्या था, सिलोन था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि भारत में सर्वाधिक चाय की बात करें तो असम में होती है, ये भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। चाय हम बात कर लेते हैं, बात करें तो पहाड़ी ढलानी क्षेत्रों में उगाई जाती है, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा।
अगले बात कर लेते हैं चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात कर लेते हैं तो लेटेराइट मिट्टी होती है और कपास के लिए काली मिट्टी होती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो C14 पत्ती द्वारा, आपको पता है कार्बन पत्ती द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन पत्ती के द्वारा आपको पता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। बात कर लेते हैं कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया। और कार्बन का सबसे अपरूप की बात करें, सबसे यानी अब बात करें शुद्ध अपरूप, तब आपको हीरा करना है। सबसे कठोर की बात करें तब भी हीरा करना है। और ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं, विद्युत का सुचालक होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अगला बात कर लेते हैं कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो आपको पता है सी, हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वैसे ही लिख देता हूं इसको, C12 हम बात कर लेते हैं, यहाँ 6 लिखा जाता है क्योंकि ये समस्थानिक की बात कर लेते हैं, क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। एक की बात कर लेते हैं, यहाँ 6 लिखा जाएगा और एक का द्रव्यमान कितना होता है? 13 होता है। और आगे बात करें तो एक का आपको पता होगा 14 होता है। तो 3 समस्थानिक हो गए, यानी हम बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। और बात कर लेते हैं कार्बन का शुद्ध अपरूप की बात करें, मैंने बता ही दिया। कार्बन के अनुसार हम बात कर लेते हैं C14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ ईसा पूर्व है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। बड़ी शानदार क्लास थी। आज की क्लास में मैंने 100+ क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश की है। जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए। तो सभी विद्यार्थी जो क्वेश्चन नहीं आता था, उम्मीद करता हूँ आपने नोट भी कर लिया है। और क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आएगी उसको भी ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में जिन भी विद्यार्थियों को टॉपिक वाइज अध्ययन करना है, हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं टॉपिक वाइज भी। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।